सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। एंड कैसे हैं आप सभी? बहुत सारे लंबे समय के बाद हम दोबारा मिल रहे हैं। पहले जो वीडियो था, इससे पहले जो था, उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि मेनली एक ऐसे का ओवरऑल फ्रेमवर्क क्या होना चाहिए, और थोड़ा एक ओवरव्यू टाइप हमने देखा और डायमेंशंस के बारे में देखा कि मैक्रो और फिलोसॉफिकल डायमेंशंस हैं, उनके बारे में हम कैसे उन्हें यूज़ करेंगे हमारे ऐसे के अंदर। तो अब हम जो नेक्स्ट ये जो वीडियो है, इसके अंदर हम पूरा मतलब एक कंप्लीट ऐसे किस तरह से लिखना है, उसमें कौन सी बातें जो इम्पोर्टेंट है ना, जो कि जनरली जो हम मिस्टेक्स करते हैं, जनरल मिस्टेक्स हम कौन सी करते हैं वो, और ये सारी बातें। क्योंकि अगर सपोज करो कि आप अभी जो अपना ऐसे है वो बिगिनर टू मॉडरेट या फिर मॉडरेट टू एडवांस की तरफ मूव करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली दिस वन इज़ फॉर यू, है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं इसे। और ये इसका नाम जो है ब्रेकअप थ्योरी, इसके पीछे की स्टोरी मैं आपको बता देता हूँ। रिसेंटली अभी मेरे फ्रेंड का ब्रेकअप हुआ, तो उससे जब मैं बात कर रहा था, भाई उसने ऐसी ऐसी बातें बोली, फिलोसॉफिकल इतनी इन डेप्थ बातें बोली, मुझे तो ये लगा कि भाई तुमसे अच्छा फिलहाल कोई बढ़िया ऐसे नहीं लिख सकता। तुम इस समय अगर बैठ के यूपीएससी का ऐसे लिख दो, तो भाई तुमसे अच्छा ऐसे इस समय कोई और नहीं लिख पाएगा, राइट। और तुम्हें मिलेंगे 140 से 150 मार्क्स। तो उसी से इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो ब्रेकअप थ्योरी का ये क्या है, इसका लॉजिक क्या है, इसके पीछे हम इसको कैसे एक फिलोसॉफिकल ऐसे से रिलेट करते हैं, वो सारी बातें भी हम करेंगे। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि हमने जो बैकग्राउंड वर्क करना होता है किसी भी ऐसे को स्टार्ट करने, जैसे कोई भी आपको टॉपिक मिला ऐसे का, टॉपिक मिलते ही ये नहीं है कि आपको बस डायरेक्ट लिखना शुरू कर देना है कि ये होता है इंट्रोडक्शन, ये बॉडी, ये कंक्लूजन। ये आपको डायरेक्ट नहीं, आपको सबसे पहले क्या करना है, ब्रेन स्टॉर्मिंग। देखो, ब्रेन स्टॉर्मिंग का अपना एक बहुत बड़ा रोल है। अगर आपने शुरू के 10 से 15 मिनट ब्रेन स्टॉर्मिंग कर ली, तो ये समझ लो आपने कि हाफ ऑफ योर वर्क इज डन। ठीक है? कैसे? क्योंकि तब आपके पास सिर्फ लिखने का काम बचेगा, क्योंकि सोचने का काम आप ऑलरेडी कर चुके हो। सोचने का काम आप ऑलरेडी कर चुके हो, तो सिर्फ लिखने का बचा ना, तो आप उसमें अपनी स्पीड को भी जनरेट कर सकते हो। वरना आप लिखोगे सोचोगे, लिखोगे सोचोगे, और कहीं एरर हो गई, कहीं कटिंग हो गई, तो वो बहुत ही बैकफायर कर जाएगा। ठीक है? तो पहली चीज़ ये है। अब ब्रेन स्टॉर्म करने की ट्रिक क्या है फिलोसॉफिकल ऐसे की? वही हमारी क्या है, ब्रेकअप थ्योरी है। यहाँ पर आता है ब्रेकअप का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल। तो अब देखो, जो एस्पिरेंट प्रीलिम्स पास करके मेंस लिख रहा है, तो उसके लिए एक चीज़ ये ऑलरेडी क्लियर है कि जीएस उसने बहुत अच्छे से कवर की है ना। जीएस अगर आपने इतने अच्छे से कवर कर ली है, तो ये तो कोई डाउट नहीं है कि आपकी नॉलेज में कोई कमी है। आपकी नॉलेज अभी क्या है, परफेक्ट लेवल पे है। और क्योंकि आपने मल्टीपल टाइम्स ऑफ रिवीजन किया है, तो वहाँ कोई इशू ही नहीं आता कि नॉलेज। अब इशू आता कहाँ है कि उस नॉलेज का हम सही यूज़ कैसे करें। देखो, आपने देखा होगा ना, कई लोग होते हैं जिनके पास बहुत पैसे होते हैं, पर उनको पैसे का मैनेजमेंट नहीं आता, तो वो पैसे स्टैग्नेंट हो जाते हैं, पड़े रहते हैं। लेकिन कुछ कम पैसों में भी कुछ लोग इतना अच्छा मैनेजमेंट करते हैं कि उनका आगे जो फ्यूचर है वो काफ़ी रिच हो जाते हैं। तो ये चीज़ है। तो आपके पास जो नॉलेज है, आपके पास जो पैसा है, उसका आप उपयोग कैसे करोगे, वो आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो यूज़ द राइट नॉलेज एट द राइट प्लेस, हाउ टू डू दिस नाउ। अब कुछ छोटी-छोटी बातें हैं जो कि मैं आपको ऐसे शुरू करने से पहले बता देना चाहता हूँ कि ये मिस्टेक्स हालाँकि आपको पता है, लेकिन फिर भी आपको ये ध्यान रखना है कि कभी भी पॉइंट वाइज़ में तो बिल्कुल ही नहीं लिखना है आपको। ठीक है? क्योंकि ये ऐसे आपका जीएस का आंसर नहीं है। अवॉइड डायग्राम्स कंप्लीटली, एक भी आपको डायग्राम नहीं बनाना है। आप ये याद कर लीजिए, इसको लिख लीजिए, रट लीजिए, है ना? डायग्राम बिल्कुल नहीं बनाना है। आप टेम्प्ट हो जाते हैं कई बार कि यार मैं बना दूँ एक डायग्राम, नहीं, आपको बनाना ही नहीं है। ये ऐसे है, ये निबंध है, आपको लिखना है इसके अंदर, बनाना नहीं है कुछ। फिर इंट्रो आपका 1.5 से 2 पेज का होना चाहिए अप्रॉक्सिमेटली। क्यों? क्योंकि ये कोई जीएस का आंसर नहीं है कि आपने 1-2 लाइन लिखी और 30 टू 40 वर्ड्स के अंदर आपने खत्म कर दिया, नो। ठीक है? अब ये थीसिस पैरा क्या है, ये भी मैं आपको अभी आने वाले कुछ लाइंस में कुछ भी आगे बताऊंगा इसी वीडियो में। फिर आपकी बॉडी आ जाएगी। और काउंटर आर्ग्यूमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फिलोसॉफिकल ऐसे में। काउंटर आर्ग्यूमेंट का इतना बड़ा रोल क्या होता है? इसका रोल ये है कि इट शोज़ कि आपकी जो थिंकिंग है वो कितनी होलिस्टिक है ना। आप कितना वाइड कवरेज एरिया में आप सोच सकते हैं, आपका थॉट प्रोसेस कितना ज़्यादा फैलाव रखता है, वो चीज़ आपको शो करता है ये। फिर आपका कंक्लूजन जो है वो लगभग 1.5 पेज में होना ही चाहिए। ये बहुत बेसिक सी बातें, हालांकि जो मॉडरेट लेवल के एस्पिरेंट्स हैं एसए के अंदर स्पेशली, उन्हें ये चीज़ें पता है। ठीक है? ये सिर्फ बिगनर्स के लिए है। तो नाउ कमिंग ऑन टू द डायमेंशंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जो फिलोसॉफिकल ऐसे हैं वहाँ पे हम डायमेंशंस कैसे निकालें। अब देखो, यहाँ आता है ब्रेकअप। भाई ब्रेकअप होता है तो बंदा सबसे पहला सवाल क्या करता है, क्यों, आखिर तुमने मुझे क्यों छोड़ा, आखिर क्या रीज़न था, है ना। तो पहली कोई भी अगर आपको टॉपिक दिया जाए, तो वहाँ पूछो कि क्यों, है ना। अगर आपको एक सिंपल सा टॉपिक दे दिया जाए कि ट्रूथ हैज़ मैनी फेसेस, तो क्यों, वाई ट्रूथ हैज़ मैनी फेसेस, है ना। तो हम टॉपिक की बात करेंगे, बट देखो यहाँ पे क्या है कि अब वो क्यों लिखा है,
तो क्यों मेरा ब्रेकअप हुआ, तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, है ना। तो उसका फिर जवाब क्या क्या जवाब हो सकते हैं, देखो, गॉट समवन एल्स। तो ये क्या हो गई, आपकी सोशल डायमेंशन है, ठीक है। उन्होंने क्या कुछ ज़्यादा ही सोशलाइजेशन कर लिया और वो आपको छोड़कर किसी और के साथ चले गए। तो गॉट समवन एल्स, जैसे कि आपने ये मूवी देखी होगी अक्षय कुमार की, खाकी, तो ऑब्वियसली आप समझ चुके होंगे कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो पहला सवाल ये। अब देखो, एक और चीज़ देखते हैं, दूसरी डायमेंशन, व्हाट हैपेंड। अब वो बंदा जिसका अभी ब्रेकअप हुआ रिसेंटली बार बार पूछा कि ऐसा क्या हुआ था कि तुमने मुझे छोड़ दिया, ऐसा क्या हुआ कि तुम मेरे साथ नहीं हो, ये नहीं हो, वो नहीं हो। फिर उसका आंसर आता है गॉट मैरिड अब्रॉड। अब बाहर विदेश में कहीं शादी हो गई, बंदा बढ़िया सेटल्ड है, अच्छा पैसा कमा रहा है, बढ़िया बंगला है, गाड़ी वाड़ी सब है, तो गॉट मैरिड अब्रॉड यानी इंटरनेशनल रिलेशंस। फिर ये अक्षय कुमार का अभी थोड़ी देर पहले उनका कटा था, यहाँ पे दोबारा कट गया, ठीक है, नमस्ते लंदन में आपने देखा होगा, याद है आपको मूवी अच्छे से। फिर अब हाउ, दूसरा क्वेश्चन आप खुद से पूछो कि हाउ, कोई भी आपको टॉपिक मिले तो उस टॉपिक के आप ये डायमेंशन निकालो, जैसे वाई, व्हाट हैपेंड, है ना, हाउ। तो वो बंदा ब्रेकअप के बाद क्या पूछता है, कैसे रहूँगा मैं तुम्हारे बिना, कैसे रहूँगी मैं, ये वो, है ना, हाउ, कैसे। तो उसका जवाब क्या आता है फिर, आई विल बिकम रिच। इकोनॉमिक डायमेंशन खोल देता है यहाँ पे। वो बार बार यही पूछे जा रहा था कि अब मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूँगा, क्या करूँगा। फिर उसने देखी धड़कन मूवी, तो ये पता है ना आपको, 5 से 500 करोड़ का सफ़र कैसे तय किया, है ना। मैं चलता गया, मैं फिर गिरा, मैं चला, है ना, ठीक है। तो वो ये धड़कन मूवी वाला, फिर इसमें भी अक्षय कुमार है वैसे, है ना, इस कटता अक्षय कुमार का ही है इसमें कुल मिला के। अब देखो, है ना, 3 बार हो गया इनके साथ ऐसे। तो ये सब क्या है, ये एक डायमेंशंस हैं, फिलोसॉफिकल डायमेंशन है जो हम टॉपिक से निकालते हैं, ठीक है। अब काउंटर आर्ग्यूमेंट, है ना, अभी सब पूरी ब्रेकअप की ही बातें चल रही है ना। एक अगर किसी के साथ ब्रेकअप हुआ है तो वो क्या क्या सवाल पूछता है, खुद से क्या क्या सवाल पूछता है। काउंटर आर्गुमेंट, किसी को सच्चा प्यार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या मिलता है भाई, सबको मिलता है। तुम्हें नहीं मिला इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को नहीं मिला, ठीक है। अब इस बात की इन डेप्थ डेप्थ में हम जाते हैं। देखो डेप्थ क्या है इस चीज़ की, कि उनका टॉपिक क्या है, उनका टॉपिक है ब्रेकअप, उनका टॉपिक है ब्रेकअप। तो उनके दिमाग में तो यही आएगा ना कि भाई किसी को सच्चा प्यार नहीं मिलता, किसी को सच्चा प्यार नहीं मिलता, सबका यही हाल है, सबके साथ ऐसा ही होता है, लोग छोड़ देते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है। लेकिन फिर आप जाते हो काउंटर आर्ग्यूमेंट लेके कि भाई मिलता है, ऐसा नहीं है कि तुम्हें नहीं मिलता, भाई मिलता है सच्चा प्यार। यानी कि एक काउंटर आर्ग्यूमेंट आपने दिया और फिर उसका आपने एग्जाम्पल दिया। अब ये एग्जाम्पल है ना, आपको बताना है कि किस किस को मिला है, ये मत लिखना कमेंट में कि हाँ मुझे ही मिला है सर, ये देखो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये सब चीज़ें हैं, ये हमने देखी। अब एक्चुअल में हमने यहाँ क्या किया, हमने किया, वी टुक द फिलोसॉफिकल डायमेंशन। फिलोसॉफिकल डायमेंशन मतलब क्या हो गया, कैसे हो गया, क्यों हो गया, मैं क्या करूँगा, ठीक है। ये फिलोसॉफिकल डायमेंशन थी, दैट इज व्हाट, वाई, हाउ, है ना। फिर काउंटर आर्ग्यूमेंट, ये सारी क्या है आपकी फिलोसॉफिकल डायमेंशन है। और आपने इसको वैलिडेट कैसे किया, आपने वैलिडेट किया मैक्रो डायमेंशन से। मैक्रो डायमेंशन मतलब ये जो हमने एग्जांपल्स दिए यहाँ पे, कि हमने खाकी मूवी का एग्जांपल दिया है ना, नमस्ते लंदन का दिया, धड़कन का दिया, है ना। ये सब क्या किया हमने, मैक्रो डायमेंशंस को उठाया और हमने वैलिडेट किसको किया, फिलोसॉफिकल को। आप समझ पा रहे हो कि हमने मैक्रो डायमेंशन को उठाया और हमने फिलोसॉफिकल को उससे वैलिडेट कर दिया। यानी कि हमने सोशल डायमेंशन से वैलिडेट किया, फिर उसके बाद हमने इंटरनेशनल रिलेशन से उसको वैलिडेट किया, फिर हमने इकोनॉमिक डायमेंशन से उसको वैलिडेट किया, फिर हमने, आप ये करोगे है ना, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। तो आपने काउंटर आर्ग्यूमेंट को भी किसी अपने पर्सनल एग्जांपल से वैलिडेट किया। यही एग्जैक्टली सेम चीज़ आपको करनी होती है जब आपको फिलोसॉफिकल ऐसे मिलता है। मतलब जनरली यही आपको करना होता है। देखो क्रिएटिव, मतलब 200 250 300 लोगों में से एक आध दो को कुछ बहुत अलग सा क्रिएटिव सा कुछ लिख देते हैं, ठीक है। बट रूल्स वही होते हैं सबके लिए जो जनरलाइज्ड, क्योंकि देखो 100 150 300 400 500 कॉपीज जो इवेल्युएटर चेक करता है उसको एक पैटर्न आइडेंटिफाई होने लग जाता है, ठीक है, कि ये वाली जो चीज़ें हैं ये लगभग सबने लिखी है। तो उसका फिर क्राइटेरिया, उसका माइंडसेट दिमाग का यही बन जाता है कि यार ये चीज़ें जो अच्छे से लिख पा रहा है उसका ऐसे अच्छा है। आप समझ रहे हो कि ये जो सारी चीज़ें इनमें से इसको जिससे अच्छा लिख दिया, इसको जिसने अच्छा लिख दिया, उन्हीं उन्हीं का क्या है ऐसे बहुत अच्छा है। तो दिस इज द कोड लर्निंग। नाउ लेट्स डिस्कस रियल ऐसे। अब देखो हम यूपीएससी मेंस का ऐसे उठा लेते हैं, 2025 की ही बात कर लेते हैं। तो वहाँ पे हमने कौन कौन से देखा कि ये 4 ऐसे अपना सेक्शन ए में आ गया और ये 4 बी में आ गया। तो इसमें से देखो कि ट्रूथ नोज नो कलर, द सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर इज टू सबड्यू द एनिमी विदाउट फाइटिंग, है ना। अब इसमें तो दो चीज़ें आ गई, सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर और फिर द सबड्यू द एनिमी विदाउट फाइटिंग। फिर थॉट फाइंड्स ए वर्ल्ड
एंड क्रिएट्स वन ऑल्सो। तो ये जहाँ पे दो आ जाते हैं वो तो मुझे बड़े पसंद होते हैं ऐसे, क्योंकि यहाँ पे आपको लिखने के लिए बहुत अच्छा एक एरिया मिल जाता है। और दूसरी जैसे हमने पहले वीडियो में भी ये देखा था कि दो जब ऐसे होते हैं, दो जब टॉपिक्स एक ही ऐसे के अंदर मिल जाते हैं, है ना, तो वहाँ पे आपको क्या हो जाता है कि लिखने के लिए डायमेंशंस बहुत अच्छी मिलती हैं। कैसे लिखना है वो हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया था। फिर जैसे अगर हम ये देखें, बेस्ट लेसन्स आर लर्न थ्रू बिटर एक्सपीरियंसेस। अब ये मेरे को थोड़ा ऐसे रेलेवेंट लगा अभी अपने ब्रेकअप वाली बात से, है ना, तो मैंने इसी को पकड़ लिया कि बेटर लेसन्स आर लर्न थ्रू बिटर एक्सपीरियंसेस, बेस्ट लेसन्स, है ना। तो बिटर एक्सपीरियंस, तो भाई का ब्रेकअप हुआ है अभी अभी, तो यही ऐसे उठाते हैं उनको ट्रिब्यूट देने के लिए। तो मडी, अब ये इसका देखेंगे हम एग्जांपल। उसी तरह मडी वाटर इज बेस्ट क्लियर्ड बाय लीविंग इट अलोन। फिर वही लीविंग इट अलोन, ये फिर वही कॉन्टेक्स्ट उसी का ही आ गया, तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है ना, लिविंग इट अलोन वाले को। अब देखो इसमें क्या है, एक फन फैक्ट यही है कि बोथ आर हाईली रिलेटेड टू व्हाट वी जस्ट डिस्कस्ड। इसमें आप एग्जैक्टली हमने जो 4-5 डायमेंशंस अभी देखी, क्यों कैसे क्या, है ना, तो वो सारी इसमें इजीली आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप ये वीडियो यूपीएससी 2025 के ऐसे पेपर से जस्ट पहले अगर मुझे पता चलती और यही दो आ जाते ऐसे, तो बड़ा मज़ा आता। तो लेट अस प्रैक्टिस नाउ। मडी वाटर इज बेस्ट क्लियर्ड बाय लिविंग इट अलोन। आप मडी वाटर को छोड़ दो, वो अपने आप ही सब ठीक हो जाएगा उसका, है ना, क्योंकि वाटर ऊपर क्लियर आ जाएगा और नीचे मड सेटल डाउन हो जाएगा। अब देखो हमें मजाक की 100 बातें हैं, बट जब हम एक्चुअली राइटिंग पे आते हैं ना, तो बहुत वहाँ पे दिमाग पे जोर पड़ता है, प्लस हमारे पास टाइम की बहुत कमी होती है। एंड ऑब्वियसली यूपीएससी का आप मेंस लिख रहे हो, दैट इज़ वन ऑफ द टफेस्ट पार्ट ऑफ द टफेस्ट एग्जाम। तो वहाँ पर आपका जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा हाई रहता है ना, मेंटल प्रेशर। तो हम देखते हैं कि इंट्रो की अप्रोचेस क्या क्या होंगी जब ऐसे स्टार्ट होगा। तो आपको क्या है कि बहुत सारे दिमाग में आइडियाज़ आते हैं, आपको कुछ नहीं करना, जस्ट नोट डाउन करना है आपको। अब जैसे एक देखते हैं हम साइकोलॉजिकल अप्रोच, है ना। बहुत सारी अप्रोचेस होती हैं इंट्रोडक्शन देने की भी, जैसे 1.5 to 2 पेजेस में आपको इंट्रोडक्शन देना है। तो साइकोलॉजिकल अप्रोच क्या है, नेवर टेक डिसीजंस व्हेन यू आर टू हैप्पी और वेरी इमोशनल, लेट द इमोशन सिंक इन। ये क्या किया है आपने यहाँ पे, ये आपने यहाँ पे ये किया है कि आपने मडी वाटर को किससे कंपेयर किया, एक एक वेरी टफ कंडीशन से, है ना, जहाँ पे केओस है, मेंटल केओस, क्योंकि साइकोलॉजिकल डायमेंशन की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेंटल केओस को आपने किससे कंपेयर किया, मडी वाटर से। इट इज़ बेस्ट क्लियर बाय लिविंग इट अलोन। अलोन अलोन का मतलब यहाँ पे क्या, किससे कंपेयर किया आपने, कि आपने एक दिशा देने को, यानी यू शुड, एक ये कह सकते हैं हम डायरेक्शन। और डायरेक्शन कौन डिसाइड करता है, आपका डिसीजन आपका डायरेक्शन डिसाइड करता है कि आप कहाँ जाओगे, ठीक है। तो आप डिसीजन उस समय मत लें जब आप केओस में हो, दैट इज़ या तो आप बहुत ही इमोशनल हैं, या फिर आप बहुत ही क्या हैं, हैप्पी हैं, या फिर आप साइकोलॉजिकली बहुत परेशान हैं, तो तब आप कोई डिसीजन ना लें। तो ये देखो ये सारी चीज़ें कहाँ से आई, आपने क्या सोचा, आपने उसको एक साइकोलॉजिकल डायमेंशन से सोचा, है ना। ये सारी चीज़ें कहाँ से आई, आपने उसको एक अलग डायरेक्शन से उस टॉपिक को समझा। अगर हम वो कई एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, बहुत ही रेयरली ऐसा होता है, बट कुछ एस्पिरेंट्स क्या गलती कर देते हैं कि टॉपिक को एज इट इज़ ले लेते हैं, उसका मेटाफर समझते ही नहीं है कि क्या है। वो मडी वाटर के बारे में समझाने लग जाते हैं, दैट इज देयर इज ए प्रोसेस कॉल्ड सेडिमेंटेशन, और वहाँ पे है ना डाउनवर्ड सेटलिंग होने लगती है और धीरे धीरे मड पार्टिकल सेट, तो वो पूछा ही नहीं है आपसे, ये एक फिलोसॉफिकल टॉपिक है, आपको समझाना है। तो यहाँ पे आप साइकोलॉजिकल डायमेंशन लेके आए, फिर उसके बाद फिलोसॉफिकल डायमेंशन क्या आएगी, वही when there is a chaos even right actions may give wrong result, let the situation settle। सिमिलरली यहाँ पे सिर्फ हम मेंटल प्रेशर की बात करें, यहाँ पे ऑल अदर सिचुएशंस की हम बात करेंगे कि फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट थोड़ा सा वाइडर हो जाएगा यहाँ पे। कि आपने बोला कि भाई ठीक है कंडीशंस केओस की हैं, तो आप अगर उस समय आप अगर सही डिसीजन भी लेते हैं तो भी हो सकता है वो आपको गलत डायरेक्शन में लेके चला जाए। तो इसीलिए आपको क्या करना है, लेट द सिचुएशन सेटल। ये बार बार मैं ये इस चीज़ पे फोकस क्यों कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने क्या बोला, लेट द कंडीशन सिंक इन, फिर मैंने क्या बोला, लेट द सिचुएशन सेटल। यहाँ पे इसका मतलब क्या है, यहाँ पे इसका मतलब है कि जब आपने मडी वाटर का कॉन्टेक्स्ट दिया है तो आपको लिविंग इट अलोन का कॉन्टेक्स्ट भी देना है। आपको ये सिर्फ एक पार्ट को एड्रेस नहीं करना है, आपको अपनी जो इंट्रोडक्शन है, जो आपने थीम डिसाइड करी है साइकोलॉजिकल फिलोसॉफिकल जो भी, उसमें सिर्फ एक का कॉन्टेक्स्ट देके नहीं छोड़ना है। इसमें दो पार्ट है, आपको दूसरे का भी रिलेट करना है, अदरवाइज आपका इंट्रोडक्शन विल बी व्हाट, अधूरा, ठीक है, इनकम्प्लीट। फिर डायरेक्ट और ज्योग्राफिक,
अब देखो अप्रोचेस कई हो सकती है, जैसे डेल्टा फॉर्मेशन का एग्जांपल दे सकते हो कि फाइन पार्टिकल्स हैं वो आगे जाके सेटल होते हैं, तो वहाँ पे डेल्टा फॉर्मेशन है, वो क्या है, एक ब्यूटीफुल वो क्रिएट करता है बहुत इकोनॉमिकली सोशली, क्योंकि वहाँ लोग सेटल हो सकते हैं, वहाँ पे लोग अपनी फार्मिंग कर सकते हैं, सब कुछ वहाँ पे बहुत अच्छा अच्छा होता है। तो वो कंडीशन कब आती है, जब चीज़ें सेटल हो जाती है तब आती है, ठीक है। फिर सोशल मीडिया का आप एग्जांपल दे सकते हो कि फेक न्यूज़ जो है गॉट स्प्रेड एंड देन वायलेंस ब्रेक आउट। अब ये आपने देखा अभी रिसेंटली हुआ ही था फेक न्यूज़ के कारण से, है ना, जो हरियाणा में जो हुआ था। तो फेक न्यूज़ क्या है, एक अचानक से आई और लोगों ने एकदम फटाफट उस पर रिएक्शन दिया, और रिएक्शन देने के कारण क्या है, वो थोड़ी वायलेंस में बदल गई, और वायलेंस में बदलने के बाद वो घातक हो गई। तो ये सारी चीज़ें क्या है आप एग्जांपल्स में डाल सकते हो अपने। जो अब यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे आपने पहले कंसेप्ट समझाया, फिर उसको वैलिडेट किससे किया, हरियाणा के एग्जाम्पल से। तो हरियाणा का एग्जाम्पल क्या हो गया यहाँ पे, मैक्रो डायमेंशन हो गया, यानी नेशनल लेवल का कोई इशू हो गया, और ये क्या हो गया आपका, ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया, राइट। तो यहाँ पर इस तरह से हम आपने क्या किया, एक फिलोसॉफिकल डायमेंशन को उठाया और उसको वैलिडेट किया किससे, अपनी मैक्रो से। ये हम अभी इंट्रोडक्शन की बात करें, कॉन्टेम्प्ररी में भी आप ले लो, कोविड का एग्जांपल ले लो कि सिचुएशन कैसी थी, और वो केव्स की सिचुएशन है, फिर उसके बाद सेटल। तो यहाँ पे आप इंट्रोडक्शन के आपके पास ढेर सारे आइडियाज़ बन जाते हैं। नाउ इंट्रोडक्शन इज नॉट जस्ट अबाउट गिविंग एग्जाम्पल, बट ऑल्सो इंट्रोडक्शन शुड बी कॉन्टेक्चुअल, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि आपको लिंक करना है अपने जो एग्जाम्पल्स हैं, या जो फिलोसॉफिकल थॉट हैं, या जो साइकोलॉजिकल थॉट हैं, उनको कॉन्टेक्चुअल बनाना है। कॉन्टेक्चुअल मतलब उसको आपको रिलेट करके जाना है ना। टॉपिक जैसे आपने मेटाफर उठाया, जो मडी वाटर था, ये था, है ना। तो जैसे अभी हम इसको देखें कि मडी वाटर है और यहाँ क्या है, लिविंग इट अलोन। तो हमने एक एक चीज़ को वैलिडेट किया कि मडी वाटर का मतलब यहाँ पे क्या है, केओस है, और फिर हम उसको क्या करें, लेट द इमोशन सिंक इन। फिर हम क्या करें, मडी वाटर यहाँ पे क्या है, ये है, मतलब यहाँ केओस है, और फिर ये क्या है, लेट द सिचुएशन सेटल। फिर उसके बाद क्या है, डेल्टा फॉर्मेशन, और मडी वाटर क्या है, यहाँ पे जो रिवर वाटर आ रहा है वो है, और उसके बाद जो सेटल वहाँ सेटलमेंट्स बन रहे हैं, फार्मिंग कर रहे हैं लोग, तो वो क्या है, वो लीव इट अलोन वाला पार्ट है कि उसको छोड़ दिया हमने, तो वहाँ पे क्या है, अच्छी अच्छी चीज़ें आगे बनती भी चली गई। तो ये सारी चीज़ों को आपको रिलेट भी करना है। अक्सर हम ये मिस्टेक करते हैं, ये देखो बहुत बारीक चीज़ें हैं, ये सिर्फ वही समझा सकता है या वही समझ सकता है जिसने अपने आंखों के सामने से 100 ऐसेज मतलब लिखे हों, देखे हों, चेक किए हों, ठीक है। तो अब इतनी सारी कॉपीज़ को इवेलुएट करने के बाद में ये सब मुझे तब समझ में आता है जब इतने एस्पिरेंट्स के ऐसे को इवेलुएट करते हैं हम, है ना। तो तब ये चीज़ें बहुत बारीकी से हमें समझ में आती है कि जो अच्छे मार्क्स लेके आ रहा है उसके अच्छे मार्क्स क्यों आ रहे हैं, और जो नहीं ला पा रहा है वो कहाँ लैग कर रहा है, ठीक है। तो ये मड है, क्लियर है, अलोन है, ये तीनों चीज़ों को आपको अपने एग्जाम्पल से लिंक करना होगा। नाउ ट्रांजिशन फ्रॉम इंट्रोडक्शन टू बॉडी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अब आप एकदम से, ये नहीं है कि मैंने बहुत बार नोटिस किया है कि बस आपने इंट्रोडक्शन लिखा और उसके बाद एस्पिरेंट्स लिखना स्टार्ट कर देते हैं, पॉलिटिकली दिस हैपेंस, सोशली दिस हैपेंस। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। वो क्यों नहीं करना, उसका रीज़न मैं अभी आपको बताऊंगा। तो ट्रांजिशन करना कैसे है फिर, अगर ऐसे नहीं करना तो आप एक थीसिस पैरा यूज़ कर सकते हो। थीसिस पैरा कैसे यूज़ करोगे आप, अब ये थीसिस पैरा है क्या, यानी कि ये एक छोटा सा, ये आप समझ लो, एक आसान भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो इसका मतलब ये है कि वॉट यू आर गोइंग टू डिस्कस इन अपकमिंग ऐसे, आप अपने ये जो आगे ऐसे लिखने वाले हैं उसमें किस किस चीज़ का डिस्कशन करेंगे, बस वही है ये, और कुछ भी नहीं। इतना बस आपको, बस फ्लावरी लैंग्वेज में आपको ये बताना है कि यार मतलब सी दिस ऐसे इज गोइंग टू फोकस ऑन दिस दिस दैट, है ना। फिर या फिर एक तो ये अप्रोच हो गई कि आप डायरेक्टली बोल दो कि हम इस पे डिस्कशन करेंगे, या फिर आप ये डिस्कशन कर लो कि व्हाट डज, है ना, व्हाट डज करके, कि आपने क्वेश्चन के फॉर्मेट में कर लिया कि व्हाट डज मडी वाटर रेफर्स टू हियर। फिर उसके बाद आपने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया कि व्हाट डज लिविंग इट अलोन रेफर्स टू हियर, डज इट ऑलवेज लीड्स टू दिस, यानी काउंटर आर्ग्यूमेंट पूछ रहे हो। तो आपने क्वेश्चन आंसर मतलब बेसिकली क्वेश्चंस के फॉर्मेट में आपने एक थीसिस पैरा फ्रेम कर लिया, ठीक है। तो ये भी एक अच्छी अप्रोच है। तो आपको अप्रोच अपने हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कैसे बताना है कि, है ना, आगे आप क्या डिस्कस करने जा रहे हो। तो वो एक थीसिस पैरा होता है कि आपको ट्रांसलेशन बेसिकली ट्रांजिशन प्रोवाइड करता है कि पीछे से आप जा आ रहे हो, आपने इंट्रोडक्शन लिख दिया है और अब आप जा रहे हो बॉडी की तरफ। तो एब्रप्टली, क्योंकि आपने देखा होगा ना जो टॉपर्स होते हैं वो कहते हैं आपका ऐसे कोहेरेंट होना चाहिए, कोहेरेंट होना चाहिए, वो यहाँ से निकल के आएगा कोहेरेंट, वो यहाँ से निकल के आएगा, है ना। कि जब स्मूथली आप इंट्रो से बॉडी में ट्रांजिट करोगे, बॉडी के एक पार्ट से दूसरे बॉडी के पार्ट में आप ट्रांजिट करोगे, तब जाके आपका वो कोहेरेंस बनेगा। नाउ
अब ये देखो, ये सारे एग्जांपल्स हमने लिख लिए ना यहाँ पे, कि आप उस थीसिस पैरा में क्या क्या पूछ सकते हो कि व्हाट इज मड बीइंग रेफर्ड टू हियर, है ना, और व्हाट शुड बी हाउ शुड इट बी क्लियर्ड, फिर डिफरेंट वेज टू क्लियर, क्या क्या तरीके हो सकते हैं, व्हाट क्लियरिंग एक्चुअली मीन्स, मतलब क्लियरिंग किस चीज़ को रेफर कर रहा है ना, व्हाई इट शुड बी लेफ्ट अलोन, आखिर क्यों उसको लेफ्ट अलोन करने के बाद ही वो ठीक होगा, क्यों नहीं हम उसको जो है कुछ उस पर कुछ करते रहें, कुछ उससे करते रहें, तो क्या मड सेटल हो जाएगा, नहीं। ये सारी चीज़ें हैं, मतलब ये है ना, आपको तभी समझ में आएंगी जब आपको टॉपिक का मेटाफर अच्छे से समझ में आया। अब देखो हम मूव करते हैं बॉडी की तरफ। हमारा कोर कंसेप्ट क्या है, फिलोसॉफिकल उठाओ मैक्रो से वैलिडेट करो, फिलोसॉफिकल उठाओ मैक्रो से वैलिडेट करो ना। पहला क्वेश्चन क्या हम पूछेंगे, व्हाट, कि यार ये क्या हो गया, कैसे हो गया, याद करो ब्रेकअप थ्योरी याद करो, है ना, क्या हो गया कैसे हो गया। तो पहला क्वेश्चन क्या था, क्या हो गया। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि व्हाट इज मड बीइंग रेफर्ड टू, मड किसको बुलाया जा रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पर हम इसे ओपन करते हैं, पहली जैसे डायमेंशन, सोशल डायमेंशन लेके देखते हैं। इन सोसाइटी दिस इज फेक न्यूज़ की हम बात कर सकते हैं, कि सोसाइटी में फेक न्यूज़ जो है वो फैल जाती है, तो लोग एकदम से उसके ऊपर रिएक्ट कर देते हैं, तो इट क्रिएट्स ए केओस सिचुएशन, दिस इज़ व्हाट वी रेफर टू मर्ड इन आवर सोसाइटी, है ना। इस तरह से हम बात कर सकते हैं। फिर मॉब लिंचिंग की हम बात कर सकते हैं, है ना। मतलब ये एक एक चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, इसके ऊपर आपको डिस्कशन करना है। इसको ऐसे ही नहीं छोड़ना जैसे एक पैराग्राफ आपने लिख दिया, या फिर दो पैराग्राफ में एक पैराग्राफ में दो बातें लिख दी, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में ये दो बातें लिख दी। कि फैमिली रिलेशंस की आप बात कर सकते हो, कि फैमिली रिलेशंस में मर्ड क्या होता है। जैसे अगर आपकी जो फैमिली के अंदर, जैसे सपोज करो कि काफ़ी सारे लोग हैं, उनकी प्रॉपर्टी का कुछ विवाद चल रहा है, तो वहाँ पे उस चीज़ को आप लेट इट सिंक की सबको पहले शांत करके, है ना, इसके बाद, क्योंकि अगर आप देखो सिचुएशन एस्केलेट हो जाती है। तो रिसेंटली अभी जो यूपी में हुआ था, डायरेक्ट वीडियो एक पर्सन पड़ोसी उनका बना रहा था और उन्होंने डायरेक्ट शूट कर दिया था, ठीक है। तो इस तरह की सिचुएशन हो जाती है, तो लेट द सिचुएशन सेटल, है ना, उसके बाद सारी चीज़ें। फिर इंटरनेशनल रिलेशंस में भी ऐसा होता है, जैसे आप देखोगे कि इंडिया के ऊपर जो है अटैक किया, तो इंडिया ने भी क्या किया, फिर ऑपरेशन सिंदूर किया, है ना। तो इसको हम कहाँ का काउंटर आर्ग्यूमेंट में यूज़ करेंगे, हालांकि, है ना, काउंटर आर्ग्यूमेंट में यूज़ करेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे यूज़ करना है, ठीक है। तो इंटरनेशनल रिलेशंस में आप बोल सकते हो कि एकदम से जो है सिचुएशन को एस्केलेट नहीं होने देना है। जैसे आप अगर याद करो कि जब कोल्ड वॉर के टाइम, है ना, एक सिचुएशन ऐसी आ गई थी कि रशिया के सेटलमेंट्स पर जो है यूएस क्या करने वाला था, न्यूक्लियर अटैक लॉन्च करने वाला था। लेकिन फिर बाद में प्रेसिडेंट ने क्या बोला था कि नहीं, दिस इज़ द लास्ट ऑप्शन, है ना, मैं अभी न्यूक्लियर इसके ऊपर अटैक नहीं करूँगा। तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया कि उसको होने से रोका। तो इंटरनेशनल एग्जांपल्स में आप, इंटरनेशनल रिलेशंस में आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और फिर हम देखो एक और डायमेंशन उठाते हैं, कि पॉलिटिकल डायमेंशन में नेशनल इमरजेंसी की, है ना, नेशनल इमरजेंसी में क्या किया था, सबके एक जो राइट्स हैं छिन गए थे एक तरह से। तो सिटीजन्स, अगर आप अपने बेसिक राइट्स के लिए भी कहाँ कोर्ट नहीं जा सकते थे, ये सिचुएशन हो गई थी। तो वो क्या था, एक केओस हो गया था। तो उसको वी शुड जो बेसिकली जो स्टेट है, या अगर हम गवर्नमेंट की बात करें, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक मडी वाटर को सेटल होने ही नहीं दिया। नहीं, उन्होंने जैसी सिचुएशन देखी कि उनके अगेंस्ट जा रही है, तो उन्होंने डायरेक्ट नेशनल इमरजेंसी लगा दी। जबकि अगर सिचुएशन को नॉर्मली हैंडल किया जाता, अच्छे से हैंडल किया जाता, तो हो सकता है नेशनल में ज़रूरत ही नहीं पड़ती इसकी। फिर अगर इकोनॉमिक डायमेंशन में हम जाएँ, कि क्लोज्ड इकोनॉमी, पहले इंडिया क्लोज्ड इकोनॉमी था, है ना। तो अब यहाँ पे क्या था, कि अब यहाँ पे आप इसको मर्ड और उससे कैसे लिंक करोगे। आप बताओगे यहाँ पे कि जो इंडिया के अंदर जो भी प्रोडक्ट्स बन रहे थे, सब कुछ बन रहा था, तो ऑब्वियसली उनमें कोई टेक्नोलॉजी नहीं आ पा रही थी बाहर से, जो हम हमारे प्रोडक्ट्स में यूज़ कर सकें। सारा कुछ क्या था, स्टेट कंट्रोल्ड था। तो स्टेट का इतना ज़्यादा इंटरफेरेंस था कि वो क्या कर रहा था, अगेन एक केओस क्रिएट कर रहा था। तो अगर चीज़ों को मार्केट के ऊपर छोड़ देते, यानी लीव इट अलोन, यानी आप मार्केट के ऊपर छोड़ दो सारी चीज़ों को, आप इंटरफेयर करो ही मत, ठीक है। तो मार्केट अपने आप क्या कर लेता है, चीज़ों का प्राइस सेट कर लेता है ना, चीज़ों की क्वालिटी इंप्रूव कर देता है। स्टेट का यहाँ रोल क्या होता है, स्टेट का रोल ये होता है कि एज ए वो रेगुलेटर काम करे, ठीक है, कि बस कोई करप्शन ना करे, कोई माल प्रैक्टिस ना करे। फिर तो मार्केट सब कुछ अपने आप अच्छे से कर लेगा। स्टेट का सिर्फ इतना ही काम है यहाँ पे। तो ये इकोनॉमिक डायमेंशन देखो, ये बहुत डीप जा रहे हैं हम यहाँ पे एक एक डायमेंशन को उठा के। तो आप इसको उसी एंगल से जब आप लिखोगे अपने ऐसे में, तो वो ऐसे पढ़ने वाले को भी मज़ा आएगा, और आप जब लिख के आओगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत हाई रहेगा। एनवायरमेंटल, एनवायरमेंटल में वही कि पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। तो अब ये सब चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। ये अलग अलग डायमेंशंस है, ये आप ओपन कर सकते हो यहाँ पे वॉट के नाम पे, ठीक है। अब देखो,
फिर हाउ इट शुड बी क्लियर्ड, फिर अब वही क्वेश्चन ब्रेकअप वाला कि यार अब मैं कैसे रहूँगा, मैं कैसे रहूँगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब ये सब क्या हो गया, ठीक है। तो कैसे वाला डायमेंशन क्या है, बाई अवॉइडिंग नी जर्क रिएक्शन। फिर से वही सारी चीज़ें आ जाएंगी, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव, टेक्नोलॉजिकल, इतनी सारी डायमेंशंस आपके पास मिल जाएगी। जैसे आप इसमें देखो सोशल में, है ना, पेंडेमिक में क्या था, आपको सिर्फ घर पे बैठना ही तो था, है ना। वो आता है ना कि कौन सी वो चॉकलेट का ऐड आता है कि ये खाओ और कुछ मत करो, है ना। तो बस वही चीज़ है, आपको कुछ करना ही नहीं था यहाँ पे, लेट दैट मड सेटल, अपने आप ही वो ठीक हो रहा था। लेकिन फिर भी क्या था कि कुछ लोगों के बाहर निकलने की वो मन में इच्छा थी, ठीक है। तो निकल निकल के उन्होंने काफ़ी उसको फैलाया, ठीक है, बट अल्टीमेटली इट ऑटोमेटिकली सेटल्ड, है ना। हालांकि फिर स्टेट का भी काफ़ी एफर्ट था, बट हमारी तरफ से हम क्या कर सकते थे एज ए सिटीज़न, हम घर पे बैठ सकते थे, ठीक है। तो हमारा रोल एटलीस्ट वहाँ पे क्या था, लेट दैट मड सेटल वाला रोल था। फिर इकोनॉमिक में डिमोनेटाइजेशन में एग्रेशन क्या था, 100% था, बट उसकी आउटकम क्या निकली, वेरी लेस। अभी अभी कोर्ट ने बोला है कि भाई जब इसमें कुछ निकला ही नहीं था काला धन, तो फिर आपने इसको क्यों किया। एडमिनिस्ट्रेटिव, और देखो एडमिनिस्ट्रेटिव और टेक्नोलॉजी की बात करते हैं कि एआई विल टेक जॉब्स एटसेट्रा, डोंट रश इनटू समथिंग। यानी लोग कह रहे हैं कि एआई ये कर देगा, एआई वो कर देगा, तो भाई आने तो दो। अब जब पहले जब कंप्यूटर आया था, ठीक है, कंप्यूटर आया था तब लोगों ने एकदम से हल्ला मचा दिया था, अरे यार कंप्यूटर आ रहा है, हमारी जॉब खा जाएगा, जॉब खा जाएगा। आज वही लोग उसी कंप्यूटर में बैठ के अपनी जॉब कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा कंप्यूटर सीखना भी पड़ेगा ना उसके लिए। तो अब उसी तरह से एआई को आ रहा है, तो एआई का पॉजिटिव काम करने दो ना उसको। अभी आपने देखा होगा कि जोधपुर में एक क्रिमिनल की जो गाड़ी जा रही थी, जिससे उन्होंने क्राइम किया था, उसको एआई ने, मतलब सीसीटीवी फुटेज बैठ के देखना इज़ वेरी टीडियस टास्क। मतलब आप बैठ के उसको कितनी देर तक देखोगे, बहुत टाइम लग जाएगा। बट आपने उसमें एल्गोरिदम लगाया और उस एआई ने क्या किया कि उस वीडियो में से जहाँ वो कार आ रही थी या जो व्हीकल था वो आ रहा था, उसके टाइम स्टैम्प को डिटेक्ट किया और फटाफट बता दिया कि इस समय ये गाड़ी यहाँ से निकली थी, तो उसको पकड़ लिया तुरंत, है ना। तो ये एआई एक पॉजिटिव चेंज भी लेके आ रहा है। तो आप चीज़ों को सेटल होने दो, है ना। यहाँ पे देखो आपने टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन भी यूज़ करी और यहाँ पे आपने एडमिनिस्ट्रेटिव। तो अब तक आप बैठे बैठे आराम से आपने कितनी सारी डायमेंशंस यूज़ कर ली यहाँ पे। आपने एक एक फिलोसॉफिकल ये उठा ली वॉट वाली डायमेंशन और उसको वैलिडेट कर दिया इतनी सारी डायमेंशंस के साथ, है ना। फिर आपने क्या किया कि आपने एक हाउ वाली डायमेंशन उठाई और उसको इतनी सारी वैलिडेट कर दिया मैक्रो से, ठीक है। तो जो अब जिसकी अभी हम बात कर रहे थे ना, वो था क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, ये था 1962, है ना, 1962 की वो बात है, ठीक है। जो हम बता रहे थे ना, यूएस जो है न्यूक्लियर अटैक करने की सोच रहा था, वो सब वो ये था क्यूबन मिसाइल क्राइसिस वाला। नाउ अब एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबको पता है कि हमें डायमेंशंस 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 ओपन करनी है, बट उनको स्टैक नहीं करना है एक के ऊपर एक। यानी कि जो मैं अभी आपको कह रहा था कि लोग जो है स्टार्ट कर देते हैं कि पॉलिटिकली दिस शुड हैपन, फिर अगले अगले उसमें लिख देंगे सोशली दिस शुड हैपन, फिर लिख देंगे इकोनॉमिकली ये होना चाहिए, और फिर एनवायरमेंटली फिर बोलते हैं कि हमने बहुत सारी डायमेंशन यूज़ कर दी, बट क्या हो रहा है कि हमारे मार्क्स नहीं आ रहे हैं। तो आपने डायमेंशन तो यूज़ कर दी, बट ये सब क्या है, ये आपने क्या किया, एक पॉलिटिकल का डब्बा उठाया उसको यहाँ रख दिया, सोशल का डब्बा उठाया इसको यहाँ रख दिया, इकोनॉमिक का डब्बा उठाया उसको यहाँ रख दिया, और एनवायरनमेंट का डब्बा उठाया उसको यहाँ रख दिया। आपको करना क्या था यहाँ पे, आपको ये अलग अलग डब्बे नहीं रखने थे, आपको एक पूरा क्या रखना था, एक पूरा आपको बड़ी टंकी रखनी थी, सारी आपस में कनेक्टेड। ये अलग अलग डब्बे स्टैकिंग बोलते हैं इसको। आपने क्या कर दिया, सिर्फ अलग अलग डायमेंशन को एक के बाद स्टैक कर दिया, कोई उसके बीच में स्टोरी नहीं है, कोई उसके बीच में लिंकेज नहीं है, कोई उसके बीच में कोहेरेंस नहीं है। तो जब मैं एक पढ़ के दूसरे में ट्रांसफ़र होऊंगा तो मुझे लगेगा यार ये अभी तो कुछ और बात हो रही थी, यहाँ पे अभी कुछ और बात हो रही है ना। सोशली ठीक था, फिर ये क्या इकोनॉमिकली, मतलब क्या, कैसे, क्यों, अचानक से, ठीक है। तो ये चीज़ें रीडर के साथ कभी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे में रीडर का एक सेकंड के लिए भी ध्यान भटका, या फिर उसका जो है एक सेकंड के लिए भी मन उठा, या फिर उसको एक सेकंड के लिए भी अटपटा लगा, तो समझो आपके मार्क्स कट रहे हैं वो, ठीक है। तो योर ऐसे शुड नॉट लुक मैकेनिकल जस्ट ए स्टैक ऑफ एग्जांपल्स वन बाय अदर, इट शुड बी आर्टिकुलेटेड लाइक ए स्टोरी। फिर जैसे अभी देखो, हम अगर बात करें पॉलिटिकल में, जैसे नेशनल इमरजेंसी की बात चल रही है अचानक से, फिर आपने लिख दिया कि हाँ इन इकोनॉमिक क्लोज्ड इकोनॉमी ये होना चाहिए वो होना चाहिए, तो अचानक से क्या ये शिफ्ट आया। तो शिफ्ट आते ही वो रीडर ये सोचेगा यार ये नेशनल इमरजेंसी चल रही थी, क्लोज्ड इकोनॉमी, तो ये क्या हो गया। अब इसको आपको लिखना कैसे है कि यहाँ आपने जैसे वो बात करी नेशनल इमरजेंसी की, आप बात कर रहे थे फिर आपने क्या किया, लास्ट में कुछ लाइंस डाली।
इमरजेंसी टर्न्ड आउट टू बी वन ऑफ द हाईली क्रिटिसाइज्ड इवेंट इन इंडियन हिस्ट्री। फिर उसके बाद आपको ट्रांजिशन कैसे करना है, द सेम इम्पैक्ट वाज ऑब्जर्व्ड व्हेन आवर इंडस्ट्रीज आल्सो फेस्ड, मतलब यानी कि आपने यहाँ क्या किया, इसको इससे कनेक्ट करते हुए क्या डाला आपने, एक ट्रांजिशन स्टेटमेंट, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेटमेंट, ट्रांजिशन स्टेटमेंट बोलते हैं इसको, है ना। इससे क्या होगा, आपका प्रीवियस जो पैराग्राफ है वो इससे लिंक हो जाएगा। द सेम इम्पैक्ट वाज ऑब्जर्व्ड व्हेन आवर इंडस्ट्रीज, मतलब ये आप जो जो इमरजेंसी के समय जो दौर था, तो जो लोगों ने फेस किया, यानी कि जो पब्लिक ने फेस किया, वही धीरे धीरे क्या है, व्यापार ने भी धीरे धीरे फेस किया, है ना। यानी कि जो आपकी इंडस्ट्री थी वो भी यही सफ़र करी, है ना, वो इतनी परेशान हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद आप बोलोगे कि क्लोज्ड इकोनॉमी से हम जा रहे हैं, फिर ये आपकी बात आगे चलेगी यहाँ पे, है ना, क्लोज्ड इकोनॉमी आप बोलोगे, क्लोज के बाद फिर हम आगे जाएंगे तो हम बोलेंगे कि फिर हमने क्या किया, इकोनॉमी को ओपन किया एज ए उसकी सॉल्यूशन। लेकिन उससे क्या हुआ, द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज वाज ए बून बट इट टू केम आउट एट ए कॉस्ट ऑफ पॉल्यूशन, है ना। तो अब यहाँ से आप क्या है, बिना कुछ कहे शिफ्ट हो गए किसमें, एनवायरमेंटल। आपको यहाँ लिखना नहीं है कि एनवायरमेंटली दिस हैपेंस, पॉलिटिकली दिस हैपेंस, नो, आपको बिना कुछ कहे बस ट्रांजिशन करते जाना है, करते जाना है। लगना नहीं चाहिए सामने वाले को कौन सी डायमेंशन में आप जा रहे हो। ये जो डायमेंशंस ओपन करने वाली बात होती है ना, कि हम पॉलिटिकल डायमेंशन लिखने एक, और ये एस्पिरेंट को समझाया जाता है, एस्पिरेंट के खुद के समझने के पर्पज से होती है कि आपको ये डायमेंशन भी बोलनी है, ये डायमेंशन भी लिखनी है, ये डायमेंशन भी, आपको वहाँ पे लिख के नहीं आना है कि पॉलिटिकली ऐसा, सोशली ऐसा। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया जाता है, और आपको वहाँ जब डिलीवर करना होता है तो सामने वाले को ये नहीं बताना होता है कि आप अब कौन सी डायमेंशन में जा रहे हो, बस वो स्मूथली ट्रांजिशन होना चाहिए। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, ओपन इकोनॉमी की बात करी, और ओपन इकोनॉमी को किससे रिलेट किया कि उस इकोनॉमी ने बहुत सारी इंडस्ट्रीज खोली, उससे भयंकर पॉल्यूशन हुआ, और पॉल्यूशन के कारण जो है एनवायरनमेंट ऐसा हो गया। नाउ अब और डायमेंशन देखते हैं, जैसे व्हाट डज ओवर इंटरवेंशन डू, यानी कि अगर मान लो जो मडी वाटर है ना, ये मडी वाटर है, और अगर आप इसको सेटल नहीं होने दे रहे हैं, यानी इसको आप जो है लेफ्ट अलोन नहीं कर रहे हैं, यानी इसको अकेला आप नहीं छोड़ रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, ओवर इंटरवेंशन कर रहे हैं, बार 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 उसको परेशान कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं, तो वो क्या करेगा, वो कभी सेटल हो पाएगा क्या, वो कभी सेटल हो ही नहीं पाएगा। तो ये भी क्या है, एक डायमेंशन है, ये एक बड़ी फिलोसॉफिकल डायमेंशन निकल के आती है कि अगर हम उसको छेड़ते रहेंगे तो क्या होगा, ठीक है। जैसे अब ये ब्रेकअप थ्योरी से इसको कनेक्ट करो कि अगर भाई वो जो बंदा है उसको बार बार अपने पुराने पार्टनर की याद दिलाओगे तो उससे क्या होगा, क्या वो भूल पाएगा, नहीं, वो भूल ही नहीं पाएगा कभी। तो इसका रियल लाइफ का अगर हम एग्जांपल देखें तो जैसे आप देखोगे कि इराक, अफगानिस्तान, है ना, तो ये पॉलिटिकल डायमेंशन है, तो वहाँ पे क्या है, वो बहुत भयंकर इंटरवेंशन करते हैं अपने सिटीजन्स के साथ कि आपको ये नहीं करना है, आपको ऐसा नहीं करना है, आपको यहाँ नहीं जाना है, आपको ये नहीं पहनना है, आपको ये नहीं बोलना है। तो उससे क्या होगा, वो रिजिम पॉलिटिकली अनस्टेबल हो जाएगी। समझ पा रहे हो आप कितना, मतलब जो इन डेप्थ हम जा रहे हैं इसके अंदर। फिर एक्सेसिव डैम रिवरिंग इंजीनियरिंग, तो ये क्या करेगा, एनवायरमेंटल प्लस टेक्निकल डायमेंशन यहाँ पे आपने ओपन कर दिया, यानी कि आप अगर किसी रिवर पे एक्सेसिव डैम्स बना दोगे या फिर बहुत ज़्यादा रिवर इंजीनियरिंग मतलब वही कि आप मतलब इसका पानी जो है इधर भेज रहे हो उधर भेज रहे हो, है ना, जो नेचुरल लेवल्स नहीं है उसके अगेंस्ट भेज रहे हो। भाई अगर इमरजेंसी सिचुएशन है ठीक है, लेकिन आप सिर्फ पॉलिटिकल मोटिव से ये सब चीज़ें कर रहे हो तो वो आपका क्या है, एक्सेसिव इंटरवेंशन है। वो एक्सेसिव इंटरवेंशन क्या कर देगा, उस रिवर को ख़त्म कर देगा, ख़राब कर देगा, नष्ट कर देगा, और वहाँ का जो सोशल लाइफ है उसको, कल्चरल लाइफ है उसको ख़त्म कर देगा, ठीक है। ऑब्वियसली आपको पता है कैसे करेगा वो सब, ठीक है। फिर अब इसमें आ जाओ, सोशल डायमेंशन में आ जाओ। सोशल डायमेंशन में क्या है, ओवर पेरेंटिंग यानी या फिर मोरल पुलिसिंग। ओवर पेरेंटिंग मतलब पेरेंट्स का ओवर एम्फेसाइज करना बच्चों को कि ये मत करो, वो मत खाओ, ऐसे मत करो, वैसे मत करो, ठीक है, एक लेवल तक बहुत ज़रूरी होता है चीज़ें समझाना, बट अगर आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएंगे अपने बच्चों के साथ तो क्या होगा, क्या वो बच्चे फिर इतना समझ पाएंगे, नहीं, वो कभी पेरेंट को पेरेंट फील ही नहीं करेंगे, वो बोलेंगे यार ये क्यों इतना परेशान करते हैं, ठीक है। फिर मोरल पुलिसिंग के बारे में भी आपको पता है कि ऑब्वियसली जो अपने थॉट्स जो हैं दूसरों के ऊपर इम्पोज करते हैं कि नहीं आपको ये नहीं करना, ये हमारे ट्रेडिशन के खिलाफ है, या फिर ये आप ऐसे कैसे कर सकते हो। तो ये सब मोरल पुलिसिंग अगर हो रही है तो एक्सेसिव अगर हो रही है तो भी क्या है, ये एक इंटरवेंशन है। तो ये आपको कभी सेटल होने देगा क्या, यानी मडी वाटर कभी फिर सेटल होगा, नहीं, वो हमेशा खराब ही रहेगा, वो मडी ही रहेगा। तो हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए, देखो ये ऐसे इतना इन डेप्थ जा रहा है, इतना इन डेप्थ जा रहा है कि आपने सारी इसके अंदर जो डायमेंशंस है आप उसको एक एक धागा खोल रहे हो आप उसका। हाउ पेशेंस सॉल्व्स द प्रॉब्लम। अब ये क्या है, ये क्या है ये बताओ। ये वो है कि हाउ वाली डायमेंशन है कि यार अब मैं कैसे रहूँगा,
जो है मेरा क्या होगा, है ना, मतलब हाउ हाउ वाली डायमेंशन है ये। देखो हाउ पेशेंस सॉल्व द प्रॉब्लम का अगर आप टॉपिक से लिंकेज बताओगे तो कहाँ है लिंकेज, टॉपिक से लिंकेज है कि लेफ्ट अलोन, या जो लीव अलोन वाला जो था, है ना, कि मडी वाटर शुड बी लेफ्ट अलोन, तो लेफ्ट अलोन वाला पार्ट है वो किसको सिग्निफाई कर रहा है, वो पेशेंस को सिग्निफाई कर रहा है कि पेशेंस आपकी सारी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेगा। यानी आप मडी वाटर को लेफ्ट अलोन कर रहे हो, उसी तरह से आप अपने मानसिक जो सिचुएशन है उसको अगर पेशेंस के साथ डील कर रहे हो तो वो कैसे सॉल्व करेगा आपकी प्रॉब्लम। इट हेल्प्स टू अवॉइड एस्केलेशन, वो प्रॉब्लम को बढ़ने नहीं देगा, है ना, वो आपके बायसेस को रिड्यूस करेगा। वो जैसे सपोज करो कि कहीं लड़ाई हो रही है, आपने सिर्फ क्या किया, एक साइड की जो बात सुन ली और आप क्या है एकदम से एक्शन लेने लगे, तो वो क्या है आपके अंदर बायस आ गया। लेकिन अगर वही चीज़ आप पेशेंस के साथ, यानी मडी वाटर लेफ्ट अलोन, आप उसको अकेले बैठ के सोचते सिचुएशन को, तो आपके बायसेस भी दूर होते हैं कि यार नहीं ये भी सही कह रहा था, उसने उसको थप्पड़ मारा लेकिन उसने इसीलिए थप्पड़ मारा क्योंकि उसने इसको ऐसे बोला। ठीक है, तो भाई जो भी मैटर है दोनों की आपने बात सुनी। फिर कूलिंग ऑफ आपको एग्रेसिव होने से रोकता है, आपको एक कूलिंग ऑफ का पीरियड मिल जाता है ना। फिर स्ट्रेटेजी डिज़ाइन, एक ये बड़ी बहुत अच्छी बात है, मतलब अगर आपको थोड़ा सा समय मिल जाए ना तो आप स्ट्रेटेजी तुरंत बना सकते हो। अगर अगर कोई आपको पता है कि कल ऐसी ऐसी सिचुएशन होने वाली है 10 बजे, तो आप उसके लिए रात को भी प्लान कर सकते हो। लेकिन अचानक से 9:50 पे आप कुछ कर रहे हो और अचानक से वो घटना 10 बजे घट जाए, आपको टाइम नहीं, आपको वहाँ टाइम ही नहीं मिलेगा रिएक्ट करने का। लेकिन अगर ये आपको थोड़ा सा भी टाइम मिल जाए, जैसे आपके ऊपर अटैक हो गया कुछ हो गया लेकिन सामने वाला जो है वो कुछ बीच में कहीं फंस गया, तो आपको 10-15 मिनट एक्स्ट्रा मिल गए, तुरंत आपने स्ट्रेटजी बना ली। तो ये एक जो है ना लीव अलोन करने का जो जैसे मडी वाटर को हम लीव अलोन कर रहे हैं उसी से इसका कंपैरिजन हो रहा है। तो यहाँ पे उसको क्या मिल गया, एक टाइम मिल गया सेटल डाउन होने के लिए, अपनी स्ट्रेटजी बनाने के लिए। तो ये बहुत अच्छी चीज़ होती है कि जहाँ भी आपको टाइम बाई करना होता है आप टाइम बाई करते हो और वहाँ पे क्या करते हो, अपनी स्ट्रेटजी बनाते हो। नाउ नेचुरल इक्विलिब्रियम यानी होम्योस्टेसिस, अब ये क्या है, ये जनरली सबको पता ही होगा कि जो हमारी बॉडी है वो क्या करती है, ऐसे ऐसे रिएक्शंस देती है। बेसिकली अगर आपको धूप में आप कहीं खड़े हो तो पसीना शरीर से निकालती है बॉडी, जिससे आपकी थोड़ी बॉडी कूल हो सके। तो ये हमेशा इक्विलिब्रियम की ओर जाने की कोशिश करती है हमारी बॉडी। उसी तरह से अगर आप जो है टाइम अगर मिल जाए आपको, है ना, सेटल होने का कुछ भी होने का, तो आप क्या है अपनी नेचुरल वापस उसी कंडीशन में जाने की कोशिश करते हो, यार ठीक है जो हुआ हो गया। जैसे कभी कभी नहीं होता है कि किसी एक चीज़ को सोचते सोचते आप पूरी रात जो है परेशान रहते हो, लेकिन जब आपको नींद आ जाती है फिर आप सुबह उठते हो तो आपको थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है, यार ठीक है अब एक बार जो हुआ हो गया, चलो बाद में देखेंगे उस चीज़ को, है ना। तो इस तरह से नेचुरल इक्विलिब्रियम यानी स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम की तरफ जाओगे आप। अब आता है काउंटर आर्ग्यूमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, क्योंकि ये बताता है कि आपका आंसर जो बेसिकली आपका जो ऐसे है वो ऐसे कितना होलिस्टिक है ना। आपने जो आपने डाइवर्सिटी जो यहाँ प्रेजेंट की है वो उसको रिप्रेजेंट करता है आपका काउंटर आर्गुमेंट। अब देखो इसका मतलब क्या है, वो आपको सिंपल भाषा में समझा देता हूँ कि जो भी आपको बोला गया है, जैसे सपोज करो कि यहाँ बोला गया है कि मडी वाटर को आप अगर छोड़ दें, है ना, अलोन, इज लेफ्ट अलोन, तो इट ऑटोमेटिकली वॉट इट सेटल्स डाउन, है ना, इट क्लीन्स इट सेल्फ। तो यहाँ पर हम इसको काउंटर करेंगे इस पर्सपेक्टिव को कि क्या हमेशा छोड़ देना ही बेहतर बेहतर होता है किसी को, है ना। मान लो कुछ ऐसी कंडीशन आ जाए, जैसे कि सपोज करो क्लाइमेट चेंज है, तो हम उसको छोड़ नहीं सकते ना कि भाई ठीक है जो अपने आप ऑटोमेटिकली सब ठीक हो जाएगा। क्राइम है उसको छोड़ दो अपने आप सब ठीक हो जाएगा, क्रिमिनल सब सुधर जाएंगे, उनको थोड़े दिन अकेला छोड़ दो बिठा दो कि नहीं भाई बैठे रहो तुम, है ना। ठीक है, ऑपरेशन किसी के ऊपर हो रहा है, जैसे सपोज करो कि कहीं पे कुछ SC ST के ऊपर हो रहा है, या फिर आप मान के चलो वीमेन के ऊपर हो रहा है, ट्रांसजेंडर्स के ऊपर हो रहा है, या जो भी वल्नरेबल सेक्शन है, जैसे जो बूढ़े लोग हैं वृद्ध लोग हैं उनके ऊपर कोई, तो उनको आप ऐसे छोड़ नहीं सकते, है ना। कोई बच्चा जैसे है अपने पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा, बच्चा मतलब कोई 30-35 ईयर्स एज ओल्ड का कोई पर्सन है, वो अपने अराउंड 60 या 65 ईयर्स के पेरेंट्स को बहुत तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, कुछ कर रहा है ना। तो वो आप उसको फिर ये नहीं बोलोगे कि आप थोड़े दिन चलने दे, ये बुढ़ा अपने आप ही मर जाएगा, सब चीज़ें अपने आप सेटल हो जाएंगी। नहीं, तो वहाँ पे आपको एक्शन लेना पड़ेगा ना, ये थोड़ी आप उसको छोड़ दोगे कि सब ठीक हो जाएगा इनके मरने से, नहीं। तो वहाँ पे आपको एक्शन लेना पड़ेगा। तो दैट इज दीज आर सम ऑफ द इश्यूज दैट रिक्वायर्स व्हाट एक्शन, है ना। तो वहाँ पे आप नहीं छोड़ सकते एज इट। तो ये होगा आपका काउंटर आर्ग्यूमेंट का पूरा पर्सपेक्टिव। यहाँ पे इस तरह के आपको एग्जांपल्स देने पड़ेंगे, जैसे क्लाइमेट चेंज, क्राइम, ऑपरेशन। फिर अब
दूसरी चीज़ क्या है कि इससे होगा क्या, अगर आपने किसी चीज़ जहाँ पे आपका एक्शन रिक्वायर्ड था और आपने नहीं किया तो क्या होगा, इनएक्शन विल लीड टू इनजस्टिस। ये उसकी थ्योरी है, मतलब है ना, कि अगर आपने एक्शन नहीं लिया तो आपकी जो सोसाइटी है वहाँ इनजस्टिस धीरे धीरे जन्म लेने लगेगा। अब एक एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका जब ऐसे आप लिख रहे हो तो उसमें आपको एग्जाम्पल पे इतना फोकस नहीं करना है। यानी कि यहाँ दो चीज़ें हैं, देखो यहाँ मैंने दो चीज़ें लिखी है। एक लिखा है कि मैंने इनएक्शन टुवर्ड्स इनजस्टिस, यानी इनएक्शन जो है ना, उस वो आपको इनजस्टिस की तरफ लेके जाएगा। या फिर अगर हम इसको दूसरे पर्सपेक्टिव से सोचें कि आप अगर इनजस्टिस की टुवर्ड्स इनएक्शन कर रहे हो तो वो और इनजस्टिस को क्या करेगा, परपिचुएट करेगा। तो ये तो क्या हो गया, इसका फिलोसॉफिकल आर्ग्यूमेंट हो गया। ये इसका हो गया फिलोसॉफिकल आर्ग्यूमेंट। यानी हमने यहाँ पे उसकी जो थीम थी, उसका जो लॉजिक था, उसका उसके पीछे का जो रीजनिंग थी वो हमने यहाँ समझाई है ना, उसकी फिलोसॉफी क्या है वो समझाया है। फिर उसको हमने वैलिडेट किससे किया है, इन एग्जांपल से, जैसे क्लाइमेट चेंज ले लो, क्राइम ले लो, ऑपरेशन ले लो। तो हमें इन तीन चीज़ों को इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करते हुए जाना है, हमें जो एक्सप्लेन करना है मेनली वो इस थ्योरी को एक्सप्लेन करना है कि वो इनजस्टिस की तरफ जाएगा, है ना, और अगर इनजस्टिस को फिर इनएक्शन मिला तो फिर वो इनजस्टिस और बढ़ जाएगा, वो परपिचुएट होगा सोसाइटी के अंदर, है ना। और अब वो किस तरह से होगा, फिर आप एग्जांपल देना शुरू करो, एक एग्जांपल, दो एग्जांपल, तीन एग्जांपल, तो ऐसे आपका क्या है, एक पेज पूरा बन जाएगा जिसमें आपने एक थ्योरी समझाई और तीन एग्जांपल दिए, बन गया आपका एक पेज का काउंटर आर्गुमेंट। ये आपको ऐसे करना है। कभी कभी क्या होता है कि एस्पिरेंट्स टेंड टू एक्सप्लेन ओनली, जैसे एक क्लाइमेट चेंज पकड़ लिया उसी पे एक पेज लिख दिया, तो ये गलत करते हैं, है ना। क्राइम पकड़ लिया, क्राइम पे एक पेज लिख दिया, वो गलत है। कंक्लूजन, अब आता है हमारा कंक्लूजन, जिसके बाद हमें मार्क्स मिलने वाले हैं। यानी कि हम कंक्लूजन पढ़ेगा जो एवेलुएटर, उसके बाद हमें मार्क्स देगा। तो कंक्लूजन आपका बहुत ही, आपका कह सकते हैं कि इम्पैक्टफुल होना चाहिए, या फिर क्रिएटिव बोल सकते हैं, क्रिएटिव होना चाहिए। अब देखो, अगर आप वे फॉरवर्ड नहीं लिख रहे हो तो जनरली 1.5 पेज के आप अंदर आप अप्रॉक्सीमेटली उसको कंक्लूड कर सकते हो। अगर आप वे फॉरवर्ड भी लिख रहे हो, जैसे आपने पहले वे फॉरवर्ड लिखा और उसके बाद कंक्लूजन, ये हेडिंग नहीं देनी है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, है ना, कि वे फॉरवर्ड की हेडिंग दे दी, कंक्लूजन नहीं। मैं बस आपको ये बता रहा हूँ कि आपने वे फॉरवर्ड लिखा एक पैराग्राफ का या एक पेज का, फिर आपने कंक्लूजन लिखा, इस तरह से तो अप्रॉक्सीमेटली 2 पेज आप यूज़ कर सकते हो अगर आप वे फॉरवर्ड भी लिख रहे हो। वेरियस अप्रोचेस टू कंक्लूड, अब आपके पास क्या क्या अप्रोच है, देखो ये सबमिटिव अप्रोच होती है, सबसे मतलब क्या है, ये बोल सकते हैं लो ग्रेड की अप्रोच है। ये अगर आपको कुछ भी नहीं सूझ रहा है, टाइम खत्म हो गया, जब सब कुछ मतलब जो है सोचने समझने का बहुत अब टाइम नहीं है, 2-3 मिनट बचे हैं लास्ट के, तो आपको एक पेज लिखना है, तो आप समेटिव कुछ कर सकते हो। समेटिव मतलब कि आपने जो भी आर्ग्यूमेंट्स ऊपर दिए हैं उनका समेशन, बस उन्हीं को दोबारा एक समेटिव फॉर्म में लिख दो कि बस हाँ ऐसा होना चाहिए, ये है, ऐसा है, वैसा है, ठीक है। जो आपने ऊपर लिखा उसी का रिपीटिशन, ये मतलब जनरली अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि आप देखो आपका जितना इंप्रेसिव कंक्लूजन होगा उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो इंप्रेसिव बनाना कैसे है, साइक्लिक अप्रोच आप यूज़ कर सकते हो कि सपोज करो आपने किसी स्टोरी के साथ स्टार्ट किया था, जैसे कि दिस एंड दैट पर्सन वाज ए लीडर, ये वो कुछ आपने स्टोरी स्टार्ट करी और फिर लास्ट में आपने उसी स्टोरी के साथ कंक्लूड कर दिया। जैसे कई सस्पेंस मूवीज़ में नहीं होता है, पहला सीन दिखा देते हैं और फिर फ्लैशबैक में चले जाते हैं और फिर लास्ट में स्टोरी वहीं आके ख़त्म होती है। तो इसको बोलते हैं साइक्लिक अप्रोच, कि आपने जो थीम से स्टार्ट किया था वही थीम आप ऐसे आगे एंड में यूज़ कर सकते हो। या फिर आप किसी किसी लीडर को आप कोट कर सकते हो, कोई पर्सनैलिटी बेस्ड कंक्लूजन बना सकते हो, यानी कि आपने किसी की लाइफ स्टोरी से जो सीख मिली आपको, जैसे मान लो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की लाइफ से आपको क्या सीख मिली, उसको आप, है ना, इसमें कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे मान लो कि आप यहाँ पे जो भी कोई आपको कोई पुराना, जैसे हम रामायण महाभारत, है ना, यहाँ से मतलब भाई रामायण महाभारत का कोट ले सकते हैं ना हम यहाँ पे, कि हमें अगर लगता है कि कोई मोरल जो चीज़ें मिल रही हैं तो वो डाल सकते हैं यहाँ पे। तो कोट बेस्ड भी आप कंक्लूजन, से श्री कृष्ण को आपने कोट कर दिया कि उन्होंने ऐसा ऐसा कहा था अर्जुन से जब उसकी फाइट चल रही थी। तो ये चीज़ें क्या है कि आपको बताती है कि आपकी डाइवर्स नॉलेज है। फिर आप एथिकल मोरल, आप एथिकल पर्सपेक्टिव, जैसे आपने एथिक्स ऑब्वियसली GS4 आप प्रिपेयर कर रहे हो, वहाँ से आपके पास इतने, उसमें तो प्रॉपरली एक टॉपिक होता है कि जो लीडर्स रहे हैं, या फिर आप कह सकते हो कि जो ओल्ड फिलोसफीज रही है, सोक्रेटिस को पढ़ते हैं हम, है ना, एरिस्टोटल, सब जो भी चीज़ें वहाँ से आप निकाल सकते हो कि उनकी एथिकल वैल्यूज़ क्या थी, और वो आप टॉपिक से रिलेट कर सकते हो, है ना। जैसे हमने एक वैल्यू पेशेंस को हमने रिलेट किया ना, जैसे हम कह रहे हैं कि क्या है, पेशेंस से चीज़ें केओस खत्म होता है, तो वो आप यहाँ पे यूज़ कर लो चाहे तो। फिर ऑनेस्टी है, एम्पैथी है, इस तरह की बहुत सारी वैल्यूज़ है आपके पास, तो वो कोई भी आप वैल्यूज़, वैल्यू के थ्रू आप वैल्यू बेस्ड, मतलब वैल्यू बेस्ड आप मोरल बेस्ड कंक्लूजन दे सकते हो। थीसिस प्रूविंग, यानी आपने एक थीसिस पैरा बनाया था, आपको याद होगा शुरू में,
थीसिस पैरा आपने मान लो आपने उसमें कुछ क्वेश्चन पूछे थे कि व्हाट इज़ दिस, ये वो, फिर हाउ इट विल, तो वहाँ जो आपने क्वेश्चन फ्रेम किए थे, आपने पूरे ऐसे में क्या किया है, उनको आंसर किया है ऑब्वियसली। तो वो आप बता सकते हो कि एज पर दीज आर्गूमेंट्स वी हैव डिस्कस, तो ये देखो हमने शुरू में क्वेश्चन पूछा था एंड फाइनली वी हैव अराइव्ड एट दिस जंक्चर, यहाँ पे हमने इस चीज़ को प्रूव कर दिया कि हाँ असली में ऐसा होता है। जैसे मान लो कि ट्रूथ हैज़ मैनी फेस, तो हमने यहाँ पे देखा, हाँ इतने सारे आर्गूमेंट्स देने के बाद हमें समझ में आया कि यस ट्रूथ हैज़ मैनी फेसेस, इवन गांधी जी ये टोल्ड, ये वो है ना, ऐसे करके वो पर्सनैलिटी बेस्ड भी मिक्स कर दिया आपने, वैल्यू बेस्ड भी कर दिया, और इन सबको मिक्स बना के भी आप कर सकते हो, है ना, आप इनकी कॉकटेल बना दो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आपकी लीडर को भी कोट कर दिया, एथिकल मोरल वैल्यूज़ को भी कर दिया, थीसिस को भी कर दिया, साइक्लिक अप्रोच को भी कर दिया। तो आपके पास क्रिएटिव बनने के बहुत सारे तरीके हैं, आप डिपेंड करता है कि उसको यूज़ कैसे कर रहे हैं। तो सो फाइनली वी विल एंड द वीडियो हियर, है ना। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और आप इनको ऐसे में यूज़ करो, देखो, और आपको जो भी टॉपिक मिल जाए आप उस पर ऐसे लिख के मुझे भेज दो, आई विल इवेलुएट एंड सेंड यू बैक, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट, कोई और किसी का ब्रेकअप होगा तो वहाँ से कुछ लेके आता हूँ आपके लिए, ठीक है। टेक केयर एंड बाय।